बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सुबह जब उठती थी तो मेरी कमर पर नाखूनों के निशान होते थे। मैं परेशान हो जाती थी, आखिर ये सब कौन करता है और मुझे पता भी नहीं चलता। अब तो मेरे बिस्तर से अजीब तरह की बदबू आनी शुरू हो गई थी जबकि मैं अकेली सोती थी। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई तो भाभी के कमरे में जाकर सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी कमर पर कुछ महसूस हुआ। जब लाइट ऑन की तो चेहरा देखकर हैरान रह गई कि वो तो मेरा अपना और ऐसा राज बताया कि मैं तो बचपन से ही एक अजीब बीमारी में, मेरा नाम सुंदस है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरती में इजाफा करती मेरी नीली आँखें। हाँ, मेरी नीली आँखें थीं जो कि बहुत ही कम लोगों की होती हैं, ख़ासकर हमारे मुल्क में तो बहुत ही कम। मुझे अपनी नीली आँखों पर बहुत नाज था। मैं इन आँखों के साथ बहुत हसीन लगती थी। मेरे साथ एक मसला था और ये कि मुझे हमेशा अपने जिस्म पर नाखूनों के निशान नज़र आते और ज़्यादातर ये निशान मेरी कमर पर हुआ करते थे। मैं बहुत परेशान रहती थी। कभी कभी तो मैं ये सोचती कि शायद मुझे कपड़े लग गए हैं, क्योंकि कामदार कपड़ों का ऐसा हो जाता है, वो कभी कभी आपके जिस्म पर लग जाते हैं क्योंकि बहुत भारी होते हैं। इसी तरह कभी कभी मुझे शक भी होने लगा कि शायद कोई मुझे एलर्जी है, लेकिन ये सब करके मैंने देख लिया। मैंने नॉर्मल कपड़े पहने, इसी दिन भी मेरे कमर पर नाखूनों के निशान नज़र आते हैं। फिर मैंने एलर्जी की दवाई भी खाई, लेकिन फिर भी यही होता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। पहले तो अम्मी के साथ सोया करती थी, लेकिन अब भाई की शादी हो गई तो अम्मी ने कहा कि अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम अपने अलग कमरे में सोया करो। और जब से मैंने अपने अलग कमरे में सोना शुरू किया था, तब से ही ये सब ज़्यादा हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि सुबह सुबह मुझे इन निशानों में दर्द भी होता था। मैं अम्मी से कहती थी कि मुझे अपने पास बुला लें, क्योंकि जब मैं आपके साथ सोती हूँ तो मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी माँ ने कहा, ये सब तुम्हारा वहम है, कुछ भी नहीं है, आराम से सो जाया करो। मेरे भाई बहुत ही सख्त मिजाज इंसान थे, हम इससे कोई भी बात नहीं करते थे। मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। ज़ाहिर है ये ज़ख्म दिखाने के लिए मुझे लेडी डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन जैसे ही लेडी डॉक्टर के पास जाने की बात हुई, मेरे भाई ने शोर डाल दिया कि जवान लड़की जिसकी शादी नहीं हुई, इसका लेडी डॉक्टर के पास जाने का क्या काम है, क्या मसला है इसको, इससे कहीं आराम से घर बैठे। मेरे भाई ना जाने क्या क्या सोच रहा था। मैं तो इसकी बीमारी के बारे में सोचकर परेशान होती थी, जाने वो किस तरह इसी तरह इंसान के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी। ये सब किसी और के बगैर होने का काम नहीं था। मेरे हाथ मेरे कमर पर जाते ज़रूर थे, लेकिन मैं अपनी ही कमर पर नाखून नहीं मार सकती थी। ऐसा नहीं हो सकता था। एक काम बगैर किसी के नहीं होने वाला था। इसका मतलब है कि कोई ना कोई ये काम ज़रूर करता था, लेकिन कौन हो सकता था जो मेरे साथ इस तरह की हरकत करे और मुझे पता भी नहीं चलता था। और फिर एक काम भी होने लगा, और वो ये कि मैंने बिस्तर से एक अजीब सी बदबू आती थी। मैं बिस्तर को बार बार धोती, फिर भी ऐसा ही होता। एक दिन मेरी माँ ने मुझे देख लिया और कहा कि कल भी तुम बिस्तर धो रही थी, आज फिर धो रही हो। मैंने कहा, इसमें से बदबू है। वाकई बहुत बड़ी बदबू आ रही थी। मेरी माँ करीब आई और बिस्तर को सूंघकर बोली, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, लगता है बदबू तुम्हारे दिमाग में रच बस गई है। बिस्तर से नहीं, कोई बदबू नहीं आ रही, बल्कि इसमें से सिर्फ सर्फ़ की खुशबू है, क्यों कल ही तुमने इसको धोया था। लेकिन जब मैंने दोबारा इस चादर को सूंघा तो इसमें से बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी। मेरी माँ के साथ बहुत बहस हो गई, यहाँ तक कि बहस लड़ाई में बदल गई, और मैं अपनी माँ से कोई बदतमीज़ी नहीं कर रही थी, लेकिन मेरी माँ मुसलसल मुझे बातें सुना रही थी कि लड़की पागल हो गई है। ए लड़की, तुझे कहीं बार बार कपड़े धोने की बीमारी तो नहीं लग गई। मैंने भाभी को बुलाया और कहा, भाभी फैसला करें, इस चादर में से बदबू आ रही है या नहीं। तो मेरी भाभी आगे बढ़ी। मेरी माँ को पूरा यकीन था कि वो यही कहेगी कि बदबू नहीं आ रही। अगर वो ऐसा कहती तो मेरी माँ को यही लगता मैं पागल हो गई हूँ। लेकिन जब मेरी भाभी ने इस चादर को सूंघा तो कहने लगी, सुंदस ठीक कह रही है, इसमें से बहुत बड़ी बुरी बदबू आ रही है। मेरी माँ भी हैरान रह गई और कहने लगी, अपनी बेटी मेरी तो पागल थी, दूसरे की बेटी भी पागल हो गई, तुम दोनों एक जैसी हो, बैठकर धोओ इस चादर को, अगर इतनी बदबू आ रही है। तो मेरी माँ वहाँ से चली गई। मेरी भाभी ने मेरी मदद की। मैंने अपनी भाभी को कहा, भाभी ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो वो कहने लगी, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है,
कमरे में कोई बिल्ली होगी या रात को आकर तुम्हारे बिस्तर पर सो जाती होगी, वही तुम्हारी कमर पर पंजे मार रही होगी। इसकी बदबू बिस्तर से आ रही है। देखो, हम वैसे भी खुले इलाके में रहते हैं, यहाँ पर किसी बिल्ली का आना कोई आम सी बात है। बिल्लियों को वैसे भी अगर किसी एक जगह सोने की आदत पड़ जाए तो वो इसी जगह पर कर ही सोती हैं। शायद ऐसा ही था। वैसे भी अभी पास के इलाके में मैंने कुछ बिल्लियाँ देखी थी, शायद इनमें से ही कोई आ जाया करती थी, क्योंकि मैं रात को कमरे का दरवाज़ा भी खोल के सोया करती थी। मैंने सुना था कि बिल्लियों को मछली बहुत पसंद होती है और दूध भी। सोचा दूध कमरे में रख दूँगी, अगर बिल्ली आएगी तो ज़रूर मिलेगी इसे रात को थोड़ा सा दूध अगर बिल्ली आएगी तो ज़रूर मिलेगी। इसे रात को थोड़ा सा दूध डालकर कमरे में रख दिया, लेकिन सुबह इसको देखकर जान निकल गई, क्योंकि इसमें तो दूध वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था। अगर बिल्ली आती तो ज़रूर पीती। लेकिन फिर मुझे मेरी भाभी ने कहा कि बिल्ली जब बड़ी हो जाती है तो वो दूध शौक़ से नहीं पीती, दूध तो बिल्ली का बच्चा पीता है। जिस तरह के बच्चों के निशान हो तुम बात करती हो, ये कहती हो कि मुझे नाखून लगे हैं, वो ज़रूर किसी भी बड़ी बिल्ली का काम है। तुम कमरे में दूध मत रखो, कोई चीज़ और रखो। देखो, इसे दफ़ा कमरे में मछली रखने का सोच लिया और भाभी से कहा बाई से मछली मंगवा कर दें। भाभी ने बड़ी मुश्किल से बाई से मछली मंगवाई, एक पीस मुझे पकड़ा दिया। मैंने इसे अपने कमरे में रख दिया और आज सोच लिया कि ये किसी बिल्ली का ही काम होगा। सुबह मुझे कमरे में से मछली के कांटे ही मिलेंगे, लेकिन फिर ये देखकर हैरान रह गई कि पूरी की पूरी मछली पड़ी है। इसका मतलब ये है कि ये किसी बिल्ली का काम नहीं था। मैंने ये बात भाभी को बताई, फिर मुझे भाभी ने बातों में लगाना शुरू कर दिया। कोई कीड़ा होगा, कोई किसी तरह की चीज़ होगी। मुझे भाभी पर गुस्सा आ रहा था। वो मेरी बात को समझ नहीं रही थी। किसी कीड़े या किसी बिल्ली का काम नहीं था, ये किसी इंसान के नाखून लगते थे। लेकिन भाभी मेरी बात नहीं समझ रही थी। इनकी बातों से मुझे डिप्रेशन हो रहा था, क्योंकि वो भी मेरी माँ की तरह मेरी कोई बात नहीं सुन रही थी, मुझे इधर उधर की बातों में लगा रही थी। इन दोनों मेरे रिश्ते की बातें होने लगी। मैंने अम्मी से कहा मैंने शादी नहीं करनी, और मेरी बदकिस्मती से ये हुआ कि जिस बार बुलंद आवाज़ में से मैंने रिश्ते से इनकार किया, इसी टाइम मेरे भाई ने मेरी आवाज़ सुन ली और सबके सामने मुझे डांटना शुरू कर दिया। ये दिन आ गया है इस घर में कि सबके सामने इनकार कर रही है। पूछा इससे क्यों इनकार कर रही है, क्या किसी को पसंद करती है और किसी के साथ चक्कर चलाया है। ये बातें सुनकर तो मेरे दिल में चोट लग गई। मैंने कहा भाई तौबा करें, इस तरह की कोई बात नहीं। मेरे साथ एक मसला है। मेरे मुंह से यही निकला, मैं पूरा मसला नहीं बता सकती। मेरी माँ ने कहा कोई मसला नहीं, इसके साथ सिर्फ वहम है। इसको भाई ने कहा क्या मसला है, पूछो क्या मसला है, इसको हम इस मसले का हल करवा देंगे और फिर इसकी शादी करवाएंगे। लेकिन ये मसला हल कौन करवाता जब किसी को इस बात की समझ ही नहीं आ रही थी। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया। मैं अपने कमरे में सो रही थी जब मुझे मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी का साया नज़र आया। पहले मुझे लगा कि मैं ख्वाब में हूँ, ये ख्वाब देख रही हूँ। फिर मेरी आंखें मल कर देखा तो साया वहीं पर मौजूद था। इसके बाद मैंने फिर अपनी आँखों को मला और पूरी तरह होश में आकर देखा तो सामने कोई खड़ा था। मैंने एक फलक शिकाफ चीख मारी और वो शख्स वहाँ से भाग गया। घर के सब लोग इकट्ठे हो गए। मैंने शोर डाल दिया, कोई था यहाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा है, कोई था। मेरी भाभी भी परेशान हो गई, इस बात से देखने लगी। इसने छत पर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरी माँ ने मुझे तसल्ली दी और कहा आज मैं तुम्हारे पास हो जाती हूँ, लगता है तुम्हें डर लग गया है। मेरे भाई ने मुझे बातें सुनाई कि छोटी बच्ची तो नहीं हो जो डर गई हो, सारे घर वालों को जगा दिया। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब भी ऐसी हरकतें करोगी, क्या अपने आप को संभालोगी। मेरा भाई अम्मी से कहने लगा आपकी गलती है, 16 साल की हो गई है, तब भी आप इसे छोटे बच्चे की तरह अपने पास लाती थी। अब इसे अकेले सोने की आदत नहीं है और ये देखती रहती है। मैं वाकई डर गई थी। फिर मैंने खुद को संभाला, इस बात को भूल गई। अगले दिन लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान हुई। मेरी माँ नमाज़ पढ़ रही थी और नमाज में दुआ के लिए हाथ उठाए बैठी बुरी तरह रो रही थी। कह रही थी मेरी बेटी को सेहत दे और सब ठीक कर दे, मैं इसके लिए बहुत परेशान हूँ। जब मुझे ऐसी कौन सी बीमारी थी कि मैंने मरने वाली थी, या मेरी माँ इस तरह से रो रही थी। यहाँ तक कि मेरी माँ ने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया और मैं वहाँ पर आ गई। मैंने कहा अम्मी क्या हो गया है, क्या हो गया है आपको, आप क्यों इस तरह रो रही हैं, आप
ऐसा भी क्या हो गया है? तो कहने लगी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम रात को डर गई थी तो मैं दुआ मांग रही हूँ। मैंने कहा, मैं डर गई थी तो आप इस तरह से क्यों मांग रही हैं कि जैसे आपकी बच्ची को कैंसर है। इसके पास कुछ ही दिन है। मेरी माँ ने तौबा कर कानों को हाथ लगा, जब भी बोलती हो खफन फाड़ कर बोलती हो। मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, आप इस तरह मत रोया करें, आपको रोता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी माँ ने भी बात को संभाल लिया, लेकिन गड़बड़ थी ज़रूर। लेकिन 1-2 दिनों में पता चला कि मेरी अम्मी की बहन फौत हो गई है। इनका गांव बहुत दूर था। अम्मी और भाई रात को वहां चले गए। भाई ने कहा, सुबह तुम दोनों को भी आकर ले जाऊंगा। मेरी भाभी ही थी। मुझे ये खबर सुनकर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मेरी खाला थी। माँ भी बहुत परेशान थी और वो चली भी गई। सफ़र बहुत लंबा था, इसीलिए हम रात का सफ़र नहीं कर सकती थी। भाई ने कहा कि हमारी खैर है, लेकिन तुम लोगों को मैं सुबह तैयार रहना, आते ही ले जाऊंगा। लेकिन मैं अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब घर में इस तरह की कोई बात हो जाती, वैसे भी मुझे नींद नहीं आती। मैं अपनी भाभी के कमरे में चली गई तो देखा तो भाभी भी जाग रही थी। मैंने कहा, भाभी जान, मैं आपके कमरे में सो जाऊं? उन्होंने कहा, हाँ सो जाओ। फिर इसके बाद तो सोने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मैं भाभी के कमरे में ही इनके बिस्तर पर सो गई। मुझे फौरी नींद भी आ गई। शायद मुझे थोड़ा डर लगता था, जब मैं किसी के साथ सोती थी तो मुझे नींद आ जाती थी। थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसा हुआ कि कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे मेरी कमर पर किसी के नाखून महसूस हुए। मैं थोड़ी देर बाद जाग गई। अब मैं पूरी तरह होश में थी और मुझे मेरी कमर पर नाखून भी महसूस हो रहे थे। ऐसा आज पहली दफ़ा हो रहा था। मैं ये महसूस कर रही थी कि कोई मुझे नाखून मार रहा है, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। पलट कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कौन है। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी कमर पर वार करने वाला किसी और का नहीं, बल्कि मेरा अपना ही हाथ था। मैं खुद ही अपनी कमर पर नाखून मार रही थी और ये मंजर देखकर मेरी भाभी डर गई। वो चीख मारकर एक तरफ हट गई और मैं भी हैरान रह गई। मैंने कहा, ये मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या हो रहा था मेरे साथ? क्या आपने देखा यहाँ पर कोई और था? भाभी ने कहा, यहाँ पर तो कोई और नहीं था। तुम सो रही थी, लेकिन मैं जाग रही थी। तुमने अपना हाथ पीछे की तरफ बढ़ाकर अपनी कमर पर नाखून मारना शुरू कर दिए। तो सुंदस रोने लगी। मेरे दिमाग में कड़ियाँ जड़ने लगीं, क्योंकि जब भी मेरे साथ ये होता था मैं अकेली होती थी। जिस तरह मेरी माँ सजदे में बैठकर दुआ कर रही थी, मैंने जिस शख्स को देखा, फिर वो कौन था? मेरी भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे कहा, दरअसल जब तुम्हारी अम्मी हमारे घर रिश्ता मांगने आई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बेटी को एक नफसियाती बीमारी है, जिसमें इनको लगता था कि कोई इसको ना मारता है। किसी लोगों को नज़र आती हैं, इसे वहम की बीमारी है। इसको दवाई देते हैं, लेकिन छुप कर फिर इसकी तबीयत ठीक रहती है। मैं हैरान रह गई कि मेरी बीमारी के बारे में सबको पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था। वो साया भी इस बीमारी का हिस्सा था। तुम अपने साये के साथ सब खुद करती हो। मैंने तुम्हें बिल्ली की बात की थी ताकि तुम्हारा दिमाग किसी और तरफ लग जाए और तुम ये सब सोचना छोड़ दो, लेकिन तुमने इस बात को भी गुस्से में लिया। मेरा प्लान भी नाकाम हो गया। मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती थी। आज ही तुम मेरे कमरे में आई तो मैं पहले ही डर गई थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी? इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर सोने की इजाज़त दे दी। और मसला नहीं है, तुम्हारी बीमारी है। तुम्हारी माँ का कहना है कि ये भी तुम्हारे वालिद के जाने के बाद हुई है। इस वक्त तुम सिर्फ 4 साल की थी, लेकिन तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया गया, क्योंकि ये बीमारी टेंशन से होती है। अगर तुम्हें बता देते कि तुम्हें नफसियाती बीमारी का शिकार हो तो तुमने मज़ीद टेंशन लेनी थी और कभी भी ठीक नहीं होना था। इसीलिए हमने तुम्हें बताया नहीं था। अम्मी वापस आई तो इनको भी ये बात बता दी गई कि मुझे पता चल गया है, लेकिन फिर मैंने कहा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी और अपना इलाज करवाऊंगी। मैं नहीं चाहती थी कि ये दुनिया मुझे पागल कहे। अम्मी ने कहा, मैंने ये बात तुम्हें भी नहीं बताई, किसी और को भी नहीं, कि तुम्हारे नाम के साथ पागल का ठप्पा लग जाना था। लोगों ने कहना था कि सुंदस पागल हो गई है। मैंने कहा, सुंदस पागल हो गई है या नहीं, लेकिन अगर इसने अपना इलाज ना करवाया तो सच में पागल हो जाएगी। मैं डॉक्टर के पास गई, इसे सब कुछ बताया। डॉक्टर ने कहा कि आप लोगों ने इस बीमारी को बच्चों की तरह हैंडल किया है। जिसको बीमारी थी इसको नहीं बताया और मज़ीद सोच में पड़ी रही।
इलाज नहीं करवाया, सिर्फ दवाइयों से ये बीमारी ठीक नहीं होती, इसमें इलाज भी होता है और बातचीत भी होती है। मोहब्बत से इंसान ठीक हो जाता है। डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया। ख़ानदान वालों को पता भी चल गया कि मैं नफ्सियाती डॉक्टर के पास जा रही हूँ। सब ने कहा शादी की उम्र थी, शादी नहीं हो रही, इसीलिए पागल हो गई है। लेकिन मुझे इन सारी बातों से कोई मसला नहीं था, क्योंकि मैं खुद को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। मैं ठीक होना चाहती थी। मैं अगर किसी हालत में किसी से शादी करती तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, इसीलिए मैं खुद को ठीक करना था। मेरी माँ ने वाकई अजीब हरकत की। सबको इसके बारे में पता था सिवाय मेरे। भाई जो हर वक्त सख्ती से बात करता था, मुझे लगा मेरा साथ नहीं देगा, लेकिन इस मामले में इससे मेरा साथ दिया। मेरी फ़ीस भी वही दिया करता था, मेरा ख्याल भी करता था। इसने कहा मैं अपनी बहन को परेशान नहीं दे सकता। अगर किसी के इसके साथ इसी तरह का कोई मसला था तो आप लोगों ने मुझे बताना चाहिए था। ये बात मेरे भाई को भी पता नहीं थी। बाबा के जाने के बाद मैं वाकई इनका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। मैं छोटी सी बार बार इनके कमरे में जाती थी, इनको तलाश करती थी। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन मैं अपना इलाज करवा रही थी। काफ़ी दिन से मेरे साथ ये सब नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि आप जिस तेज़ी से ठीक हो रहे हैं, इस बीमारी का कोई मरीज़ इतनी तेज़ी से ठीक नहीं होता। इस बीमारी का नाम शिज़ोफ्रेनिया था, जिसमें इंसान को वहम होते हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाकर ये कहता है किसी और ने मेरे साथ ये कर दिया है। अल्लाह किसी को भी इस बीमारी में ना डाले, लेकिन अगर आप इस तरह का कोई मरीज़ देखें तो इसकी मदद करने की कोशिश करें। इसे फ़ौरी नफ्सियाती डॉक्टर के पास भी इसकी बीमारी को छुपाई नहीं और इसको भी बताएं।